नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने संस्कृत का जो प्रकरण है वो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए समान है। प्रकरण जो है वह समास प्रकरण है। तो आज के विद्यार्थियों हम समास प्रकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आपको पता ही है कि जो भाषा है उसमें संधि और समास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे पहले विद्यार्थियों को वर्णमाला का अभ्यास होना अति आवश्यक है। वर्णमाला का अभ्यास होने के बाद संधि का ज्ञान आवश्यक है। संधि का ज्ञान हो जाता है तो इसके बाद समास का ज्ञान जरूरी है। वर्णमाला सीखने से, क्योंकि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो वर्णमाला सीखने से विद्यार्थी संधि को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और वर्ण मिलते हैं तो पद बनता है। तो पदों के मेल को समास कहते हैं। इसलिए आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति, व्याकरण की दृष्टि से उसकी उत्पत्ति। आपको पता ही है कि संस्कृत भाषा जो है वो अपने आप में वैज्ञानिक है। तो एक एक शब्द की, प्रत्येक शब्द की यहाँ पर व्युत्पत्ति है। क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है, क्या मूल धातु है। तो प्रकृति प्रत्यय को बताना उत्पत्ति कहलाता है। तो अपने यहाँ पर सब उपसर्ग है। सम यानी श्रेष्ठ प्रकार से। अस धातु, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग से समास शब्द की उत्पत्ति होती है। समास शब्द बनता है। अब समास है, इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। कोई भी बात होती है उसको संक्षिप्त करना। बड़ी बात जो होती है उनको संक्षिप्त में बताना। उसके लिए ही अपने आप में संस्कृत के अंदर सूत्रों का निर्माण हुआ है। जो पाणिनि सूत्र व्याकरण के अंदर दिए गए हैं, अष्टाध्यायी के अंदर सूत्र के माध्यम से बताना, ताकि पूरी की पूरी बात को कम शब्दों के अंदर बताया जा सके। तो संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं और यह उसका अर्थ हो गया। अब समास की परिभाषा जानना जरूरी है कि समास कहते किसको है। तो समसंगम समास या अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास। अनेक पदों को एक साथ जोड़ना, पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो समास कहलाता है। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, सभायापति इति सभापति। तो समास का ज्ञान होने के लिए आपको कारकों का ज्ञान होना भी जरूरी है। कारक, संस्कृत के अंदर कारक 6 प्रकार के होते हैं। संबंध और संबोधन कारक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कारक वही होता है जिसका क्रिया के साथ में साक्षात संबंध हो, वही कारक कहलाते हैं। तो संबंध का और संबोधन का क्रिया के साथ में साक्षात संबंध नहीं होने के कारण वो कारक नहीं कहलाते हैं। तो कारकों का यदि आपको अभ्यास है तो आप समास को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर सभायापति, तो यहाँ विभक्ति आपको देखनी पड़ेगी। यह समस्त पद है सभापति, सभा का पति। और यदि सभापति आया है, सभा का पति का आया, का जो है वो समस्त कारक में होता है, इसलिए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो सभा शब्द को षष्ठी विभक्ति के एक वचन में लेके जाएंगे तो सभाया शब्द बनता है और पति ही। सभा का पति, सभाया पति ही, यह इसका समास विग्रह होगा और यह उसका समस्त पद है। तो समस्त पद का समास विग्रह करने के लिए अपने को उसका अर्थ जानना पड़ेगा। जैसे
सभा का पति कहाँ आया, संबंध कारक आया, षष्ठी विभक्ति में सभा को लेके गई, सभाया बन गया। इस प्रकार प्रत्येक समस्त पद को जान करके, उसका अर्थ जान करके, फिर उसका समास विग्रह करके अच्छी प्रकार से हम समस्त पद को समझ सकते हैं और उसका विग्रह भी किया जा सकता है। समस्त समास युक्त शब्द समस्त पद कथ्यते, जिसमें समस्त समास युक्त पद है वो समस्त पद कहलाता है। यह सभापति है, वह समस्त पद है। समस्त पद से विभक्ति युक्त पृथक लेखनम समास विग्रह कथयते। समस्त पद जो है उसको विभक्तियों में बदलना, विभक्ति में बदल करके लिखना, उसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे सभाया पति, यह समास विग्रह है समस्त पद का। अब बार बार पद का ही उल्लेख किया जा रहा है, तो पद को भी जानना जरूरी है कि पद क्या है। वर्णों का सार्थक समूह, जैसे वर्ण क म ल, कमल, यह जो कमल है वह एक पद है। सभाया एक पद है, पति एक पद है, यानी वर्णों का वह सार्थक समूह पद कहलाता है। तो अब पदार्थ, पदार्थ यानी पद का अर्थ। तो अपने यहाँ पर समास के अंदर पद दो या दो से अधिक होते हैं। पहला जो पद है उसको पूर्व पद कहते हैं, फिर द्वितीय जो पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद और उत्तर पद, पद दो प्रकार के होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और किसी समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और किसी समास में उभय पद की प्रधानता होती है। अब संस्कृत के अंदर संस्कृत समास से षड भेदा भवन्ति, संस्कृत में समास के 6 भेद होते हैं। पहला जो समास है उसका नाम है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। इसकी परिभाषा है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। पहला पद जिसमें प्रधान होगा वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण देखना है तो यथा शक्ति, इसमें पहले पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास। अब पहला पद अव्ययी हो, अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता और पहला पद अव्ययी हो, वो अव्ययी भाव समास होता है। समास का द्वितीय जो भेद है उसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद के ऊपर अधिकार अव्ययी भाव ने कर दिया और उत्तर पद के ऊपर अधिकार तत्पुरुष का हो गया। तो यहाँ पर उदाहरण हमने पढ़ लिया है, जैसे राजपुरुष, यहाँ पर राजा की प्रधानता न होकर के पुरुष की प्रधानता है, राजपुरुष पुरुष की प्रधानता है। तो ये द्वितीय पद की प्रधानता होने से यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया। तृतीय समास का भेद है, इसको कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है। जहां पर विशेषण और विशेष्य होता हो, जहां पर उपमान और उपमेय होता हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं नीलकमलम, जैसे नील कमलम, ये नील जो है वह विशेषण है और कमलम है वो विशेष्य है। दूसरा जो इसका परिभाषा है वो उपमान और उपमेय, जहां पर उपमान और उपमेय की प्रधानता होती है वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं चंद्रमुखम, यहाँ पर चंद्र जो है वह उपमान है और मुखम है वो उपमेय है। उपमान और उपमेय की प्रधानता वहां पर भी कर्मधारय समास
होता है। समास का चौथा भेद है, उसका नाम है द्विगु समास कहते हैं, जहां पर संख्या पूर्वक द्विगु, पहला पद संख्या वाची हो, पहला पद संख्याओं का बोध करवाने वाला होता है, वह समास द्विगु समास होता है। जैसे त्रिभुवनम, इसका उदाहरण देखते हैं, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम तीनों लोगों की प्रधानता। त्रयाणाम लोकान, त्रयाणाम लोकानां समारोह इति त्रिभुवनम। पंचम जो भेद है उसका नाम है द्वंद्व समास, द्वंद्व यानी जोड़ा, द्वंद्व यानी दोनों की प्रधानता, उभय पदार्थ प्रधान, संस्कृत में कहते हैं जिससे उभय यानी दोनों पद की प्रधानता होती है, वो वहां पर द्वंद्व समास होता है। हिंदी में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई इत्यादि। संस्कृत के अंदर जैसे राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण, दोनों पदों की प्रधानता है। राम कृष्ण दोनों पदों की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। अंतिम जो भेद है उसका नाम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के अंदर होता है अन्य पदार्थ प्रधान, न पूर्व पद की प्रधानता है न उत्तर पद की प्रधानता है, इन दोनों से जो तीसरा अर्थ निकलता है वो बहुब्रीहि समास होता है, जिसको कहते हैं अन्य पदार्थ प्रधान। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर दशानन, लंबोदर, पीताम्बरः, दशानन रावण आ जाएगा, रावण, लंबोदर गणेशः, पीताम्बर विष्णु। तो यहाँ लिखा हुआ है अन्य पद की प्रधानता दशानन, अन्य पदार्थ प्रधान रावण, लंबोदर गणेशः, पीताम्बरः विष्णु, ये अन्य पद की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको समास भली भांति समझ में आया होगा। घर जाकर के इसके अलावा जो उदाहरण है उसको भी आप पढ़ना है, लिखना है और समझने का प्रयास करना है। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जरूर इसका समाधान बता